हरे कृष्णा अनिरुद्ध प्रभु, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, आप नहीं कर रहे? साथ में नहीं कर सकते क्या दोनों? नहीं, स्क्रीन पे एक ही मैं आता कर, है। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो आज का सेशन, आपको आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको मेरा? एक बार म्यूट करके आप लोग हरे कृष्णा बोल दीजिए तो मुझे समझ में आएगा कौन है कौन नहीं है क्या है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ। तो टुडे सेशन इज वाई वी से मतलब हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो समझना जरूरी है ना। पहले प्रूफ ऑफ व्हाट, किसका प्रूफ दे रहे हैं हम लोग। तो भले ही जो व्हाट वी से का सेशन है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, वो सेशन भले ही कल है, लेकिन उसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आज दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप कुछ भी काम करो, आप समझो अब एक कॉलेज का कोई कोर्स कर रहे हो, फिर भी आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए रहता है। तो कैन यू गेट द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन फॉर 200 रुपीज? एनीवन? I think you can keep your microphones on so that you may reply whenever you feel like. No. Yeah, so no one can get a microphone, a iPhone for 200 rupees. You have to pay the price, right? Which is, I think for latest model it will be above lakhs now, 1 lakh rupees, something like that. तो हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? We are trying to know about Krishna, who is supreme personality of Godhead. तो अगर हमको एक मोदी के बारे में कुछ उनसे मिलना है, कुछ करना है, तो इतना हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कृष्णा के बारे में जान रहे हो तो पूरे वर्ल्ड के कंट्रोलर है ना उनके, उनको अगर जानना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे रिगार्डिंग व्हाट वी से। तो व्हाट वी से दैट गॉड एग्जिस्ट, भगवान होते हैं और एक ही भगवान है जिनका नाम कृष्णा है, और हम वी ऑल ऑफ अस आर हिज इटर्नल सर्वेंट्स। एग्री? हरे कृष्णा। यस। यस। देन वी से दैट सोल एग्जिस्ट। हाँ, और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सोल्स हैं, हम सब लोग आत्मा है। और फिर कर्मा, हम लोग कर्मा में बिलीव करते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छा फ्रूट्स मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो बुरा फ्रूट्स मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और फिर रीइंकार्नेशन में हम लोग इस लाइफ में है, फिर नेक्स्ट लाइफ हम लोग लेंगे। मतलब यही लाइफ ऑल इन ऑल नहीं है, इसके बाद भी आपको अलग अलग बर्थ्स लेने पड़ेंगे। और फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक्चुअल होम जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो एकदम इटर्नल है, ब्लिसफुल है, फुल ऑफ नॉलेज है, वहाँ पे बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज नहीं होता है। और ये जो है ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये मटेरियल वर्ल्ड है। और हाउ टू बी हैप्पी फॉर एवर, अगर हमको हमेशा हैप्पी रहना है तो हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा जो है वो रूट है, हर एक, वो पूरे क्रिएशन के रूट है। और अगर आप रूट्स पे पानी डालोगे तो ऑटोमेटिकली पूरा वर्ल्ड हैप्पी हो जाएगा, सब हर कोई हैप्पी हो जाएगा। तो इसमें कुछ आपको गलत लगता है किसी को? ये सब चीज़ों में कुछ अजीब लग रहा है ये सब जो मैंने भी बोला उसमें? एनीवन? नहीं। श्योर? एवरीवन एग्रीज? हरे कृष्णा। बट आई डोंट एग्री। तो आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है इसके साथ? हरे कृष्णा। एनीवन? हरे कृष्णा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये जितने भी चीज़ें हैं इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव अ प्रत्यक्ष प्रमाण फॉर एनी ऑफ दिस व्हाटएवर वी सेड एज ऑफ नाउ, दैट गॉड एग्जिस्ट, सोल एग्जिस्ट एंड हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेक्स्ट मत कीजिए, चैट बॉक्स में टेक्स्ट मत कीजिए। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलिए, ताकि मुझे समझेगा। वो हर टाइम मुझे चैट पे जाके क्लिक करने में मैं नहीं देख पाऊंगा इसके लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो जो चीज़ें मैंने बोली कि कृष्णा है, हम लोग सोल है, और उन सब चीज़ों का ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, मतलब डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। जैसे अभी मैं सेशन ले रहा हूँ तो कोई भी ऐसा बोल सकता है कि हाँ अनिरुद्ध सेशन ले रहा है,
क्यों? क्योंकि मालूम है सामने सामने बैठ के ले रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने बोला कृष्णा के बारे में, ये सब चीजें, इसमें तो कोई प्रूफ नहीं मिल रहा ना हम लोग को, कुछ सामने सामने थोड़ी देख पाते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए जो आज का सेशन है कि वाई वी से, मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं वो हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं। तो क्वेश्चन है, डज इट मीन दैट वी डोंट हैव प्रूफ फॉर इट एट ऑल? So Hare Krishna, I think all of you are able to see what I am showing. All of you are able to see my screen very well. Yes. Yes. Yeah, so you can please answer the following question now. Yeah, what is common in the following things? You can tell. See, this is air, and this is network, which is there all around us. Now we are connected to each other even with this network only. And this is our intelligence. So what is common in all three? Anyone? Hare Krishna. I think some energy. Anyone else? Yes, it is an energy, but you can say what is common. They are energies, but I'm not getting the specific point which I'm trying to ask you. Invisibility. Yes, they are invisible, right? They are invisible. You cannot perceive them directly. If I speak about air, you may be able to feel it, but you cannot perceive it directly. You cannot see air. Same goes with and much more actually. जो ये है नेटवर्क है, उसको तो एयर को तो हम लोग कम से कम फील कर पाते हैं, नेटवर्क को तो हम लोग देख भी नहीं पाते, फील भी नहीं कर पाते। आपके पास जो ये सेंसर्स होते हैं, नेटवर्क के सेंसर, जैसे मोबाइल फोन है, उसके थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ नेटवर्क है। और तीसरा है इंटेलिजेंस, इसको तो हम लोग किसी सेंसर से भी नहीं समझ पाएंगे, इसको अगर समझना है तो हमको ऑब्वियसली वो समझ जाता है ऐसे। सो दे कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, बट बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे एग्जिस्ट नाउ। So it is not necessary that only the things which we see, touch and feel, only they exist. तो दूसरा, अभी ये सब चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हम लोग कैसे हैं। तो हम लोग सबके अंदर ये 4 डिफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? कि हमारे जो सेंसेस है वो लिमिटेड है। जैसे आप देख सकते हो कि हम लोग जो सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। और ये देखिए, ये इतना इतना भी बहुत सारे ह्यूमंस नहीं सुन पाते, वो 1000 हर्ट्ज के ऊपर सुन पाते हैं, 19,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। बहुत रेयरली होते हैं जो 20 to 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। और उसके नीचे का जो होता है इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, इसको तो हम लोग सुन ही नहीं पाते। फिर हम लोग कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कितनी सारी चीज़ों को? फिर रही बात देखने की, तो लोग बोलते हैं कैन यू शो मी गॉड, बट द प्रॉब्लम इज आप कितना देख पाते हो। ये देखिए, ये होता है, ये रेडियो वेव्स है इस साइड में जो भी है, और ये अल्ट्रावायलेट वेव्स है, रेस है। विजिबल रेंज जो है, जो इंसान को दिखता है, वो सिर्फ इतना ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं। सो हाउ कैन वी से दैट we can understand everything? No, we have got limited senses, हमारे senses limited है। और दूसरा हम लोग का प्रॉब्लम है कि हम लोग सब लोग मिस्टेक्स करते हैं, we all make mistakes, lots of mistakes। and third problem is that we are illusion। अभी just like you can see this zebra, there are two zebras standing, but if you see it at one go, आपको लगेगा कि अरे नहीं, ये तो एक ही है, शायद अलग है, जो भी है। गौरव महतो वाला बोल रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सी प्रेजेंटेशन। अभी आप देख पा रहे हो? नहीं, अभी तक नहीं देख पा रहे? नहीं। और बाकी लोग? Visible. Not able to. Invisible. Visible. दिख रहा है ना अभी? Visible. Yes. Yes. Okay. ओके, अभिषेक यादव, हरे कृष्णा। आपको दिख रहा है अभी? हाँ, दिख रहा है। Visible. ठीक है, ठीक है, आई विल कंटिन्यू। और मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? स्पीड कुछ स्लो करना है, फास्ट करना है, कुछ एनी सजेशन? नहीं, सब बराबर। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग के अंदर 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो है हम लोग का सेंसेस लिमिटेड है, ये देखिए। फिर दूसरा है कि हम सब लोग मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी एक मिस्टेक किया है, मिस्टेक स्पेलिंग रॉन्ग लिख के बाद में एस डाला है उसके अंदर। फिर तीसरा है हम लोग इल्यूजन होते हैं, और चौथा है कि हम सबके प्रिजुडाइसेस होते हैं। प्रिजुडाइसेस मतलब क्या? समझिए, अगर आपने एक कंपटीशन में जज को, जो पार्टिसिपेंट्स है उसके पेरेंट्स को ही जज बना के बिठा दिया, तो ऑब्वियसली वो लोग कुछ ना कुछ रॉन्ग डिसीजन देंगे। ये जो प्रिजुडाइस है, उसने आग पे पट्टी बांधा, वो बाकी चीजें नहीं देखेगा, वो इमोशनली डिसीजन लेगा।
तो हम लोग के ऐसे बहुत सारे प्रीजुडाइसेस रहते हैं सबके, तो उसके वजह से जो है ये जो 4 प्रॉब्लम्स है, वी हैव गॉट दिस 4 डिफेक्ट्स, इसके वजह से हम लोग का जो नॉलेज है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोग का जो नॉलेज है वो लिमिटेड है कहीं न कहीं एक लेवल तक, और हम लोग एक लेवल के आगे चीज़ों को नहीं समझ सकते। अभी आते हैं कि एक मेजर सोर्सेस क्या है नॉलेज के। सबसे मेजर सोर्स हम लोग बोल सकते हैं जिसने आज तक नहीं, अभी के एज में मेजॉरिटी लोगों को अफेक्ट करके रखा है, वो है साइंटिस्ट। तो ये साइंटिस्ट, साइंस का मीनिंग क्या है? ये लोग बोलते हैं कि साइंस इज ऑलवेज डेवलपिंग, राइट? सो इफ इट इज ऑलवेज डेवलपिंग, डेवलपिंग मीन्स व्हाट? वो चेंज होएगा, मतलब व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ वो इम्परफेक्ट है, बराबर नहीं है, और आगे जाके चेंज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आज बोल रहे हैं कि देर इज नो गॉड एंड देर इज नो सोल एंड देर इज नो री इनकारनेशन, वो उनका फाइनल वर्जन नहीं है, उनका और अपडेट्स आने वाला है, आज अपडेट आने वाला है, कल अपडेट आने वाला है। तो हम लोग ऐसी चीज पे कैसे एकदम पूरा बिलीव कर ले? और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जो एटॉमिक मॉडल था, थियरी था एटॉमिक, मोस्टली सबने पढ़ा होगा क्योंकि वो 9th-10th में रहता है, एसएससी था। तो जो पहला था एटॉमिक मॉडल, जो डेल्टन ने बना, डेमोक्रिटिस करके था, उसने उतना कुछ खास नहीं बताया था, इसके लिए जो साइंटिस्ट वो डेल्टन से कंसिडर करते हैं। जो डेल्टन ने बनाया था वो बोलता था कि एटम सिर्फ एक छोटा सा बॉल है, लेकिन थॉमसन ने बोला कि नहीं, वो बॉल नहीं है, उसके अंदर और चीजें हैं। फिर उसके बाद में रुदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, उसमें तो एटम्स के साथ पार्टिकल्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के। फिर बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर चार्डविक ने और डिस्कवर किया, और अभी जो मॉडर्न है वो और डिस्कवर करते जा रहे हैं, और आजकल भी बहुत सारे अलग अलग थियरीज आते रहते हैं, 8-10 साल में, 2 साल में एक बार आते रहते हैं। तो जो थियरी हम लोग के पास है अभी एटम का, हम लोग कैसे मान ले कि वो एकदम परफेक्ट है? और जैसे मैंने बताया आपको पहले ही कि हम लोग के आईज, दे आर ब्लाइंड आउटसाइड रेंज ऑफ 400 to 700 मिली माइक्रोन, उसके आगे पीछे का हम लोग नहीं देख सकते। और सुनने का भी वैसे ही 20 हर्ट्स 20,000 हर्ट्स। फिर ये लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जैसे ये टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। लेकिन एक फिजिसिस्ट है, यूजीन विग्नर करके, वो बोलते हैं कि इवन इफ वी फोटोग्राफ स्टार्स, इवेंचुअली वी हैव टू टेक इन बाय आवर सेंसेस व्हाट द फोटो शोज। आप भले ही किसी भी चीज का फोटो निकालो, लेकिन आप फोटो को कैसे देखोगे? खुद की आंखों से देखोगे ना। लेकिन खुद की आंख तो ऑब्वियसली लिमिटेड है, मिस्टेक्स करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं समझता, हमको एक लेवल तक के चीज़ों का नॉलेज है, फिर एक लेवल के बाद में हम लोग चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते। फिर वही बात है, वो लोग बोलेंगे कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते, तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना नॉलेज, एक लेवल तक हो सकता है। जैसे कि ये जो डार्विन्स का एक थियरी था, डार्विन थियरी, बोलते थे कि मैन केम फ्रॉम मंकी, इवोल्यूशन हुआ, और उनका बेस था, मेन बेस इन सब चीज़ों के लिए कि फॉसिल्स जो होते हैं, मतलब जो पहले के ज़माने के लोग थे, उनकी हड्डियाँ वो सब हमको जो मिट्टी में मिली है, रॉक्स में, उसके ऊपर हम लोग ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी जब और भी उसके ऊपर ये आर्कियोलॉजी के ऊपर और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो अभी और भी नई-नई चीज़ें सामने आ रही है कि 1.5 मिलियन, 2 मिलियन ईयर्स अगो भी इंसान के हड्डियाँ मिले। तो ये कैसे हो सकता है? और वो सेम टाइम पे चिंपांजी भी है और ह्यूमंस भी है, मतलब इनका थियरी रॉन्ग हो गया। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो साइंटिस्ट है ये भी हम लोग के जैसे इंसान ही है, और उनके अंदर भी वो 4 डिफेक्ट्स है जो मैंने पहले बोला था कि लिमिटेड सेंसेस। तो कैसे वो, उनका भी नॉलेज कैसे परफेक्ट हो सकता है? उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही। तो और बाकी बहुत सारे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन्स है जो साइंटिस्ट है उनके। फॉर एग्जांपल जो रीइंकार्नेशन का प्रोसेस है, तो अब आप लोग बोलेगे कि रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। तो आप लोग बोलेंगे कि रीइंकार्नेशन ऑब्वियसली किसने देखा है, होता है कि नहीं है? तो ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग अगर बोल रहे हैं नहीं होता है तो नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इयान स्टीवनसन करके एक प्रोफेसर है, कार्लसन यूनिवर्सिटी के वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है। ऑब्वियसली बाकी लोगों ने भी किया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है। तो इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, और उन्होंने बहुत सारे जो एक्चुअल केसेस थे, जैसे ये है 20 सजेस्टिव केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन, सॉरी। तो ये जो है, इसमें उन्होंने 20 ऐसे केसेस के ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च किया है और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके दिया है कि कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि रीइंकार्नेशन नहीं होता है। फिर सिर्फ इयान स्टीवनसन नहीं, तो बाकी बहुत सारे लोग हैं। आज कम से कम 100 बुक्स है जो प्रूव करते हैं कि रीइंकार्नेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, रीइंकार्नेशन तो होता ही नहीं, हम लोग कैसे एग्जिस्ट करें? तो ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन हो गया ना एक। फिर इसके बाद में है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ये पता है किसी को क्या होता है? हरे कृष्णा। नहीं, नहीं जी। हाँ,
ये नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब समझो किसी का डेथ होने वाला है या फिर एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ होता है, तो उसके पहले उनका जो सोल है, आत्मा है, वो थोड़े टाइम के लिए बॉडी से बाहर आ जाता है। तो और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी सेम रहता है। समझो किसी का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनका सोल बाहर आता है और वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग की खुद की बॉडी ऑपरेशन थिएटर में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और कैसे कैसे ऑपरेशन किया गया और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हमको सब मालूम है, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुआ है। तो ये जो मैंने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश किए हैं, आप देख सकते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस के 11 to 14% ऑफ द एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन और मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हैव हैड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। अभी कोई बोल सकता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब कि किसी पागल इंसान ने बोला रहेगा या फिर किसी को बहुत बुखार आ गया रहेगा तो वो बड़बड़ रहा रहेगा, कुछ ऐसा। ऐसा नहीं है। जो मेंटली हेल्दी है, फिजिकली हेल्दी है, ऐसे 11 to 14% एवरेज अमेरिकन पॉपुलेशन बोलते हैं कि हम लोग को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस का एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है। फिर इसके बाद में एक डॉक्टर है माइकल सेबोम करके, कार्डियोलॉजिस्ट है वो। अरे गहरे इंसान नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट है वो, प्रोफेसर है एमोरी यूनिवर्सिटी के। वो बोलते हैं कि इनफ रिसर्च इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस विद इम्पेकेबल साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स। मतलब जो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है उसमें इम्पेकेबल साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स। इम्पेकेबल मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं है। ऐसे बहुत सारे साइंटिफिकल एविडेंसेस हैं। और फिर रिसर्च ऑन इटर्नल सोल हैव 30 इयर्स सर्जन डॉक्टर बिगेलो, मतलब सब लोग ये बताते हैं ऐसा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पैरानॉर्मल चीजें हैं। फिर घोस्ट घोस्ट होते हैं, भूत के भी कहानी आप लोग ने सुने होंगे कहीं कहीं। फिर आप लोग ने सुने होंगे कि कोई कोई गांव होता है, अगर किसी को गांव का भी अगर एक्सपीरियंस होगा रूरल एरियाज में, तो वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग अलग अलग रिचुअल्स कंडक्ट करते हैं। जैसे कोई कोई आग के ऊपर चल के जा सकता है और वो बाकी टाइम पे नहीं कर सकता, जो स्पेसिफाइड टाइम है वो टाइम पे कर सकता है और उसको पैर को कुछ तकलीफ भी नहीं होता है। फिर ब्लैक मैजिक है। अभी आप लोग बोले कि ब्लैक मैजिक तो इसके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखोगे खोल के, तो उसमें ऐसे रूल्स है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनके ऊपर कड़ी सजा, उनकी मतलब कड़ी कार्यवाही की जाएगी एंड दे विल बी सेंट टू जेल, देयर विल बी fine for them and all. And if black magic does not exist, then why would these people put such a thing into our constitution? So there are so many other supernatural occurrences, and these people, the scientists, they cannot exactly explain what these things are. So यहाँ पे वापस उनका फेलियर दिखाई देता है। जैसे सबसे पहले मैंने बोला कि वो लोग का जितने भी थियरीज है वो चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी हम लोग के पास है वो परफेक्ट नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग उसके सहारे कैसे हम लोग जीवन का कोई कंक्लूजन बना ले। फिर हम लोग देखते हैं कि जो एकदम फेमस फेमस साइंटिस्ट है उनका क्या कहना है इस टॉपिक पे। अब ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनके बारे में तो हर कोई जानता होगा। ये बोलते हैं कि द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड, एंड देन अगेन आई बिलीव इन गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये जो यूनिवर्स है इसमें हर एक चीज में एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है, ये ऐसे ही नहीं बना गया। जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि बिग बैंग की वजह से ये वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, ये गलत है। बिग बैंग मतलब क्या, मतलब एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया और पूरा दुनिया बन गया, ऐसा कुछ होता है क्या? आप लोग अभी अभी हो गया, आप लोग पढ़ रहे होगे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप घर पे बैठे और एक्सीडेंटली आपके घर में इंजीनियरिंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट आ गया कि आप इंजीनियर हो गए हो। ऐसा नहीं होता है। तो ये दिस इज अ फुलिश थियरी, बिग बैंग थियरी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि आई बिलीव इन गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो ताकि आप इसको बाद में पढ़ लो। फिर न्यूटन है, वो भी बोलते हैं कि एथिज्म इज सो सेंसलेस दैट व्हेन आई लुक एट द सोलर सिस्टम I see the earth at right distance from sun to receive proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. The true God is a living, intelligent and powerful being. तो फिर बाकी बहुत सारे ऐसे आते हैं कि दवाइयाँ बनती है, वो थोड़े टाइम के लिए रहती है फिर बैन हो जाती है। क्यों बैन करते हैं? बोलते हैं कि नहीं, इससे आपको तकलीफ होएगा, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम होएगा। तो ये आपको पहले नहीं मालूम था जब आपने दवाई बनाई थी? मतलब जो भी आप दवाई हमको दे रहे हो वो भी हम किस हिसाब से सोच ले कि दवाई एकदम परफेक्ट है। तो फिर उसके बाद में बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन है। और दूसरी चौथी बात क्या है कि साइंटिस्ट लोग खुद बोलते हैं, बहुत कोई कई कई साइंटिस्ट बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते, कि एक सुप्रीम कंट्रोलर है, एक सुप्रीम ब्रेन है जो गॉड है। तो फिर जो है साइंस है, हम लोग इनका थियरीज कैसे मान ले कि भगवान नहीं होते, क्योंकि इनकी थियरीज तो हमेशा चेंज होते हैं। सो कैन वी टेक आवर इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस बेस्ड ऑन मॉडर्न सो कॉल्ड साइंस? व्हाट डू यू पीपल फील? यस, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल कि यहाँ तक आपको समझा और कुछ आपको कहना है इसके बारे में किसी को। हरे कृष्ण।
किसी को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है या फिर कुछ पूछना है? हरे कृष्ण। Hare Krishna. हाँ In body or out body experience? Hello. हाँ Hello. हाँ, हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है, बोलिए। इन बॉडी और आउट बॉडी एक्सपीरियंस क्या हम सोते वक्त मतलब नींद में भी महसूस कर सकते हैं? हाँ, कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन वो रेयरली होता है शायद हम लोग के साथ। वो कभी कभी कर सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और जो एस्ट्रल ट्रैवल ट्रैवल करके जो बहुत फेमस है यूट्यूब पे, एक्चुअली में वो इतना कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसे चीज़ों को देख के लोग व्यूज बढ़ा देते हैं, इसके लिए वो सब चीज़ें लोग बहुत अपलोड करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल, ये सुना है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। हाँ, वो बोलते हैं कि आप नींद में सोते सोते आप सब जगह पे जाके घूम के आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें हाँ होते हैं, ये ऐसे ऐसे हैं चीज़ें। तो जो साइंटिस्ट बोलते ओके। हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक सेकंड अभी अभी दिखाया था यहाँ पे। ये देखिए, इसके बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स है जो प्रूफ करते हैं कि ये सब होता है। तो ये लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होता है। मतलब इन लोग का, ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनका फेलियर दिखाई देता है यहाँ पे। तो कंक्लूजन ये है कि हम लोग साइंटिस्ट लोग के कंक्लूजन्स के ऊपर लेके हमारे जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले सकते, जो मेन मेन डिसीजंस है वो, जैसे अगर गॉड होते हैं कि नहीं, ये सब। इवन वी आर फील गॉड। अगर आप देखोगे, जब आप योगा करते हो तब आप भगवान को महसूस करने की शक्ति आपको मिलती है कुछ वक्त के लिए। अगर आप योगा रेगुलरली करते हो, कुछ समय के बाद जब आप उसमें कॉन्शियस हो जाते हो, आपका फोकस बढ़ जाता है योगा करते वक्त, तो आप भगवान को महसूस करने की क्षमता आपकी बढ़ने लगती है। हाँ, तो लेकिन आपको कौन सा योगा ये करना है वो भी देखना पड़ेगा। जो ये आसन अभी और आप हम लोग, योगा वगैरह करके जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तो आपका माइंड सब कुछ भूलने की शक्ति रख सकता है। सिर्फ एक चीज नजर आती है। अच्छा, कौन सी चीज ओम। अगर आप एकदम आपको ध्यान से नजर आई सुनोगे है? तो हाँ, लेकिन जो आप आपको सुनने की कोशिश करोगे ना तो आप ओम सुन भी सकते हो। एक सेकेंड, हाँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। मैंने कहा था कि हम लोग के अंदर 4 डिफेक्ट्स होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो हम लोग इसमें गलत भी हो सकते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग शायद कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन वी आर मिस्टेकिंग इट टू बी ओम। So that is what I was ये हो discussing, that we cannot conclude on the basis of our direct perception। हम लोग को जो दिख रहा है वही सही है, ये हम लोग हर एक इसमें नहीं मान सकते। तो इसके लिए हम लोग ने बोला कि अभी हम लोग को ठीक है नॉलेज लेना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ से लेंगे नॉलेज? हम लोग ने सबसे पहला ऑप्शन देखा साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट से तो हो नहीं सकता, जी। क्योंकि हम लोग ने देखा उनके अभी कितने सारे लिमिटेशंस है। तो हम लोग सेकेंड अभी ऑप्शन देखेंगे, स्क्रिप्चर्स। एक सेकेंड ना, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ, अभी देख पा रहे हो आप लोग? हाँ। So the हाँ conclusion was that by modern science we cannot trust it beyond a certain limit। मतलब क्या, एक लेवल तक हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ किया है ना, इन्वेंशंस किए हैं, उन्होंने काम किया है। लेकिन एक लेवल तक ठीक है, उसके बाद में जैसे एस्ट्रोनॉमी हुआ कि अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या होता है, उसके बारे में इनका नॉलेज कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। इसके लिए हम लोग के पास अभी सेकंड जो ऑप्शन आता है वो है एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। तो हम लोग अभी एनालाइज करेंगे जो अलग अलग मेजर नॉलेज बॉडीज हैं इस वर्ल्ड में और स्क्रिप्चर्स हैं, उनको 2 बेसिस पे एनालाइज करेंगे। पहला बेसिस तो है टाइम के बेसिस पे, मतलब वो कभी आए थे, और दूसरा उनके अंदर जो नॉलेज है उसके बेसिस पे। तो उसके पहले एक छोटा मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि टाइम जो है वैदिक हिसाब से टाइम साइक्लिकल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो पास्ट में हो गया और फ्यूचर में जाके खत्म हो गया, ऐसा नहीं। फ्यूचर मतलब ये घूमते रहता है टाइम। सत्य युग के बाद कल, ये द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, वापस सतयुग आता है, ऐसा। तो ये बात थोड़ा आप नहीं समझोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने बता दिया, इसको आगे हम लोग समझते हैं। तो मैं आपको एक एनालिसिस दिखा देता हूँ अलग अलग वर्ल्ड स्क्रिप्चर्स का। तो ये देखिए, जो वेदास है ये एक्चुअली 155.522 ट्रिलियन ईयर्स अगो लिखे गए, अगर आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
और इनके अंदर 10,000, 1800, 5000 श्लोक है, मतलब टोटल 20,000 के ऊपर। फिर जो 108 उपनिषद है उसमें 4,000 श्लोक के ऊपर है, और वो 155.522 ट्रिलियन ईयर्स को लिखे गए थे। लिखे मतलब वो लिखे नहीं गए थे, एक्चुअली वो ओरल फॉर्म में थे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वेदास कैसे आए। आप फिलहाल के लिए इतना देखिए कि वैदिक नॉलेज जो है अभी, उसमें हमको कितना नॉलेज मिलता है। और अगर आप देखोगे, रामायण जो है वो 1.7 मिलियन ईयर्स को हुआ था, और महाभारत वो 5,000 ईयर्स को हुआ था, और उसका जितना भी लिखा गया था वो 1 लाख वर्सेस है, 1 लाख श्लोक। और जो 18 पुराणास है वो स्टार्टिंग से लेकर 5,000 ईयर्स अगो तक लिखे गए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम जो है। और उसके बाद में अदर जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है, जैसे अलग अलग संहिता है, और सूत्रस है, वेदांत सूत्र है, वेदांगस है, ये सब अभी 5,000 ईयर्स में लिखे गए अलग अलग विषयों के द्वारा, 5,000 साल पहले। और अब बाकी बुक्स देखोगे, जैसे टोरा है, टोरा जो ज्यूइश लोग होते हैं, उनके हिसाब से वो सिर्फ 4,000 ईयर्स अगो लिखा गया है। और कुरान जो है, होली कुरान, वो 2,000 ईयर्स अगो लिखा गया है, और उसमें टोटल 6,236 वर्सेस है, और 6,000 नरेशन है। एक दूसरा उनका स्क्रिप्चर होता है हदीथ करके, जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के एक्टिविटीज के बारे में बताया गया, उनके लाइफ एक्टिविटीज के बारे में, टीचिंग्स के बारे में। और क्रिश्चियनिटी अगर आप देखेंगे तो 2,000 ईयर्स अगो आया था। लेकिन ये वैदिक लिटरेचर है वो तो हमेशा से है। और अगर आप बाकी देखोगे, जैसे बुद्धिज्म है, उसका भी एक स्टार्टिंग डेट है, वो 2,500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था। और जैन लिटरेचर भी 2,500 ईयर्स अगो, नहीं कुछ 4,000 ईयर्स अगो कुछ, तो जब महावीर जैन आए थे, 4,000 नहीं, मुझे वो डेट याद नहीं है, जब महावीर जैन आए थे उसके बाद में वो स्टार्ट हुआ था। उसके पहले भी था, लेकिन एकदम स्मॉल फॉर्म में था। तो ये जितने भी रिलीजन है, इनका एक स्टार्टिंग डेट है। लेकिन अगर आप सनातन धर्म देखो, इटर्नल रिलीजन जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उसमें कोई डेट नहीं स्टार्टिंग का। तो वैदिक स्क्रिप्चर जो है वो मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं। और सेकंड पॉइंट, उनके अंदर जो नॉलेज है और इंस्ट्रक्शंस है, वो बहुत ज़्यादा, दे आर फार मोर देन एनी अदर नॉलेज बॉडी इन द होल क्रिएशन। How can we accept that? So we can see that Vedic scriptures, they give us knowledge about Ayurveda and medicine. Then there is astronomical knowledge. वो कितने 5,000 एकदम स्टार्टिंग, जब से वर्ल्ड बना है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब से ही वैदिक लिटरेचर्स हैं, वो ओरल फॉर्म में थे। 5,000 ईयर्स अगो उनको सिर्फ रिटर्न फॉर्म में लाया गया, जो वेद व्यास ने किया, जिसको हम लोग थोड़े टाइम बाद समझेंगे। तो इतना पहले से एस्ट्रोनॉमी के बारे में इन लोगों ने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये लोग तो आज फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहे। और फिर इसके बाद अष्टांग योगा जो है, जैसे अभी माता जी ने बोला कि योगा जो है उससे हमको एक तो हेल्थ बना सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्पिरिचुअली भी हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो अलग अलग एज के अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे योगा प्रोसेस है, फिर चैंटिंग का प्रोसेस है, वो अलग अलग एज के लिए होता है। एक जो कलयुग है, इसके लिए योगा का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अभी आपको अगर मेडिटेशन करना है तो आपको बहुत टाइम एक जगह पे बैठना पड़ता है, जो इस एज में पॉसिबल नहीं है। फिर जो श्रीमद् भागवतम है, जो मैंने बोला कि 18 पुराणों में से सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ये वर्ल्ड कैसा क्रिएट हुआ है उसका स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दिया है। और हर एक नॉलेज एकदम डिटेल में दिया है, जो साइंटिफिकली एक्सप्लेनेबल भी है, प्रूवेबल भी है। तो और उससे भी खास बात यह है कि उसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस है वैदिक लिटरेचर्स में। अब ये जो वैदिक लिटरेचर्स है, ये कम से कम 5,000 ईयर्स अगो रिटर्न फॉर्म में आए थे। तो तभी से उसके अंदर जितने भी किंग्स आने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल अशोका का भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अगर हम लोग सेशन टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके बाद में, और टाइम बचता है तो मैं इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, नहीं तो इसको हम लोग कल या फिर नेक्स्ट उसके बाद वाले सेशन में डिस्कस करेंगे कि वेदास में कहाँ पे इनका इन्फॉर्मेशन दिया है, अशोका का, चाणक्य के और बाकी सब किंग्स का। और वो भी ऐसा वैसा नहीं दिया, वो कितने साल रूल करेंगे वो सब कुछ दिया है एग्जैक्टली, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के नाम सबके, और एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच किए भी हैं। और फिर जो अवतार आते हैं, अलग अलग अवतार आते हैं, देखिए प्रेडिक्शंस ऑफ ऑल द इनकार्नेशंस, ये ऑलरेडी मेंशन होता है वेदास में। ऐसे नहीं कि कोई भी आ गया उसने कुछ मैजिक दिखा दिया तो हम उसको अवतार मान लेंगे, नहीं। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कलयुग है उसके अलग अलग जो गुण हैं, उसके बारे में भी वेदास में ऑलरेडी वर्णन है सब कुछ। और फिर बहुत सारी चीजें, जैसे देखिए वेदास स्टेट दैट प्लांट्स हैव लाइफ, ये तो जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट है, इन्होंने अभी प्रूव किया। लेकिन वेदास तो कब से बोलते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो होता है, मतलब एक माँ के कोख में जो बच्चा होता है, वो 1 महीने से लेकर, मतलब फर्स्ट डे से लेकर 9 महीने तक उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन से दिन पे उसके कब हाथ पैर आते हैं, सब कुछ दिया है वेदास में। और फिर मेडिटेशन, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, इन सब के लिए तो है ही, वैदिक लिटरेचर को इन्फॉर्मेशन देता ही है। फिर जैसे मैंने बोला कि बुद्धा का प्रेडिक्शन भी है वैदिक लिटरेचर्स में, और जीसस क्राइस्ट का भी प्रेडिक्शन है वैदिक वैदिक लिटरेचर में। और
मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद जो थे उनका भी प्रेडिक्शन है क्यों आने वाले हैं, कौन से टाइम पे और क्या करेंगे। फिर अशोका का है, फिर चैतन्य महाप्रभु जो एकदम रीसेंट इनकारनेशन थे उनका भी प्रेडिक्शन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वैदिक नॉलेज है, जैसे अभी हम लोग ने अलग अलग नॉलेज की फील्ड्स को एनालाइज किया, सबसे पहले देखा कि साइंटिस्ट जो नॉलेज दे रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब हम लोग गॉड ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो साइंटिस्ट उतना परफेक्टली हमको नॉलेज नहीं दे पाते। तो फिर हम लोग ने स्क्रिप्चर्स की ओर अपना ध्यान हटाया, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा कि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है वो सबसे ज़्यादा एंशियंट है, मोस्ट एंशियंट है, उसमें वास्ट बॉडी ऑफ नॉलेज है वो, एंड इट इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। उसको अपौरुष करते हैं कहते हैं, मतलब that which is not spoken by any person was created materially, मतलब it was spoken by God, not spoken by any human being। और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो चार डिफेक्ट्स होते हैं कि वो इम्परफेक्ट नॉलेज है और लिमिटेशंस है उनके, फिर वो मिस्टेक्स करते हैं, इल्यूजन होते हैं, तो ये इम्परफेक्शंस नहीं है वेदास में, और वो कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है। आपने सुना है क्या कि भगवत गीता का फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, ऐसा कभी नहीं होता है, वो हमेशा परफेक्ट रहता है। फिर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ कमेंट्स कुछ मेंशन करने हैं एनीवन? हरे कृष्णा। नहीं। अच्छा, तो हम लोग अभी देखेंगे कि वेदास होते क्या है और हमको एक्चुअली वो मिले कैसे। मैंने बोला कि वो 155 मिलियन ईयर्स अगो से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये हम लोग कैसे बिलीव कर लें? तो देखोगे तो आपको समझेगा। देखिए जो वैदिक विजडम है ये एक्चुअली सबसे पहले जब कृष्णा इस वर्ल्ड को बनाते हैं, देखिए तो वो ब्रह्मा को नॉलेज देते हैं। ब्रह्मा इस जो स्पेसिफिक यूनिवर्स है हमारा उसके क्रिएटर है। फिर ब्रह्मा वो नॉलेज वेद ये नारद को देते हैं, फिर नारद उसको सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे करके वो पूरा नॉलेज पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये जो वैदिक लिटरेचर्स है इनको 5000 ईयर्स अगो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आप लोगों को, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखिए वेदास कृष्ण ने हमको जो गॉड है उन्होंने 155 ट्रिलियन ईयर्स को दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन ओरल फॉर्म में रहते हैं। एक जो है फादर होता है वो अपने सन को बताता है, एक टीचर होता है वो अपने डिसाइपल को, उनके जो शिष्य है उनको बताते हैं। और सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो है लोग होते हैं उनके इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहता है और उनका रिमेम्बरेंस पावर बहुत पावरफुल रहता है, मतलब आप एक बार उनको बोल दो उनको जिंदगी भर याद रहेगा। तो उसकी वजह से ये जो पूरा वेदास है वो ओरल फॉर्म में आया। लेकिन 5000 ईयर्स को जब कलयुग स्टार्ट होता है तो हाँ वेद व्यास जो है वो कृष्णा के अवतार है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है वेद व्यास एज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड, और ये ऑलरेडी वेदास में मेंशन है। तो उन्होंने इन सब वेदास को सिर्फ रिटर्न फॉर्म में लाया जो ऑलरेडी ओरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, ताकि कलयुग के लोग जो चीजों को याद नहीं रख पाते, बार बार सब कुछ भूल जाते हैं, वो इसका फायदा उठा सके। और वेदास जब हम लोग बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा। उसमें सबसे प्राइमरी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आप लोग ने सुना होगा। इसके बाद में का आगे का बहुत लोगों को नहीं मालूम है। फिर उपवेद रहते हैं, फिर वेदांग रहते हैं, फिर अलग अलग शास्त्र रहते हैं, रिचुअल्स, फिर तंत्र रहते हैं, फिर पुराण रहते हैं, पुराणास। पुराण को फिफ्थ वेद भी कहा गया है, पांचवा वेद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी है इन सब में वेदास, उपनिषद और पुराणास, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराण में भी जो भागवत पुराण है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए जो भागवत पुराण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल पुराणास। दिस वन। तो एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। तो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स है हम इसको सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो अगर हमको पूरे वेदास को समझना है अभी, तो इसका पूरा एक समरी होता है श्रीमद् भागवतम। समरी एंड द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स इज इन द फॉलोइंग टू लिटरेरी मास्टरपीसेस। जो मास्टरपीस है श्रीमद् भागवतम, इसमें वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ और सब कुछ हर एक चीज कैसे हुआ, और जैसे भगवान कौन कौन से आते हैं, उनके अवतार कब आते हैं, और अलग अलग एज के लिए स्पिरिचुअल प्रोसेस क्या है। जैसे मैं सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग को अगर बैक टू गॉड जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम लोग कैसे जा सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने बोला था कि हम लोग का एम है कि हमको वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। तो ये हम लोग कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ ये भागवत पुराण में बहुत एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कलयुग का इंसान भी समझ पाता है। कलयुग में प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान है उसका इंटेलिजेंस बहुत कम हो जाता है। कौन सा इंटेलिजेंस? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस नहीं, वो तो रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस उसका बहुत कम हो जाता है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है और श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज है, इससे हम लोग पूरा
नॉलेज जो है वेदास का अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये समरी है। फिर ये है 4 संप्रदाय है। जैसे कॉलेज में टेक्स्ट बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स वेदास के जैसे हैं, और कॉलेज में प्रोफेसर्स भी होते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट बुक को तो नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि टेक्स्ट ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ पढ़ लें लेकिन उसका मीनिंग कुछ और हो। इसके लिए प्रोफेसर्स होते हैं जो उनको समझाते हैं। तो वैदिक नॉलेज को अच्छे से समझाने के लिए संप्रदाय करके होते हैं। इनको आप लोग बोल सकते हो कि यूनिवर्सिटी से संप्रदाय, और उसके जो आचार्य होते हैं, मतलब वो संप्रदाय के जो लीडर्स होते हैं या फिर स्वामी, जो आपने सुना रहेगा, वो उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, जो हमको ये जो नॉलेज है पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो ऐसे 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो हम लोग का जो संप्रदाय है, जितना भी मैंने आपको टीचिंग्स बताया, वो इसमें आता है, जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय है। एक सेकंड आपको दिखाऊंगा, ये वाला जो आप अगर एरो देख पा रहे हो, ये वाला है इसमें से। तो हम लोग का संप्रदाय में ऐसा है, ये देखिए, जितना भी नॉलेज आता है ये भगवत गीता भागवतम में, वो इस संप्रदाय से, इस डिसिप्लिन सक्सेशन से हमको मिला है। मतलब कृष्णा, उनके शिष्य वो ब्रह्मा, उनके शिष्य डिसाइपल नारद, उनके शिष्य व्यास, मतलब व्यास के गुरु नारद, नारद के गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के गुरु कृष्णा, ऐसा उनके शिष्य 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 करके भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद तक आते हैं, जिनका नाम आप लोग में से कई लोगों ने सुना रहेगा और कई लोगों ने नहीं भी सुना रहेगा, जो बहुत नए हैं। तो हम लोग की जो टीचिंग्स है वो अथॉरिटेटिव है। क्यों? बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स व्हिच वाज गिवन बाय गॉड। ऑब्वियसली गॉड के अंदर 4 डिफेक्ट्स नहीं है, तो वो हमको परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं। और जो नॉलेज है ये पूरा डिसिप्लिन सक्सेशन में परफेक्टली आया, जैसा आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप नॉलेज इस तरीके से लोगे, कृष्णा से डायरेक्टली लोगे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे लोगे, उसको बिना कुछ चेंज किए, तो आपको परफेक्ट नॉलेज रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से अगर नॉलेज बहुत ज्यादा ढूंढने जाते हो, जैसे अगर आप, मैंने बोला कि अगर आप ट्राई कर रहे हो कि आप मून पे क्या है वो देखिए, तो आप वो नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक लिमिटेशन है। जैसे मैंने बोला कि साइंटिस्ट है, उनके भी कितने लिमिटेशन है। तो अगर हमको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, अगर हमको लाइफ को एकदम परफेक्ट करना है, तो हमको नॉलेज जो है यहाँ से लेना पड़ेगा, गॉड से डायरेक्टली। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हरे कृष्णा। नहीं, हरे कृष्ण। हाँ, बाकी पार्टिसिपेंट्स? No doubt. Hare No, Krishna. no. Any question to ask or any comment to make? Anything to mention? No doubt. Okay. तो No, ये है हम लोग no, व्हाट वी से, doubts. हम लोग बोलते हैं कि भगवान होते हैं, सोल होता है, ये सब कुछ, लेकिन हम लोग इसको मान कैसे ले? मैं समराइज कर रहा हूँ पूरे सेशन को। तो जैसे मैंने बोला कि सोर्स ऑफ नॉलेज, कौन से सोर्स से हमको नॉलेज लेना चाहिए जिसके अंदर वो 4 डिफेक्ट्स ना हो, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको। वो 4 डिफेक्ट्स जिसमें नहीं है, हमको उस सोर्स से नॉलेज लेना चाहिए। लिमिटेड सेंसेस, मिस्टेक्स, इल्यूजन और चीटिंग प्रोपेंसिटी। और ये तो है गॉड में, तो गॉड से डायरेक्टली नॉलेज ले लो। गॉड से कैसे नॉलेज लेंगे? गॉड जब इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको क्रिएट करते हैं, तो वो वैदिक स्क्रिप्चर्स देते हैं, वो ब्रह्मा को देते हैं। ब्रह्मा उनके जिन जिन लोगों को ब्रह्मा बनाते हैं वो उनको दे देते हैं ब्रह्मा फिर। और फिर सबको ये नॉलेज ओरल फॉर्म में आते रहता है, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। लेकिन फिर जब कलयुग स्टार्ट होता है, तभी ये जितना भी नॉलेज है इसको रिटर्न फॉर्म में लाते हैं वेद व्यास। वेद व्यास एक अवतार है कृष्णा के, और उनके बारे में ऑलरेडी सबको मालूम रहता है जब वो ये लिखते हैं शास्त्र में। तो आप खुद सोचिए कि सबको वैदिक नॉलेज पता है, तो फिर कोई भी लिख के रख सकता है ना। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि किसी ने भी लिखा हुआ ले लिया, या फिर वो टाइम के जो लोग थे उन्होंने वेद व्यास को अपोज क्यों नहीं किया? अगर आप लोग रहते अभी हम लोग, तो हम लोग बोलते थे ना कि उनको क्यों पूरा प्रिविलेज लेने देते, उनको क्यों फायदा, उनका नाम बन जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों ने वैसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था कि जो वेद व्यास है वो कृष्णा के इनकारनेशन है, और वो आए ही है जितना भी नॉलेज है उसको रिटर्न फॉर्म में डालने के लिए। तो रिटर्न फॉर्म में हम लोग के पास अवेलेबल है, वो संस्कृत में है, जिसको श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये देखिए इन्होंने। और हम लोग जितना भी नॉलेज देते हैं, व्हाट वी से, ये था वाई वी से आज का सेशन। और ये जो है व्हाट वी से, ये हम लोग इसके ऊपर बेस किया, जैसे मैंने हम लोग आज आपको समझाया। तो व्हाट वी से ये सब हो गया लॉजिक। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो लॉजिक हो गया, उसका प्रूफ हो गया।
लेकिन एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं वो भी तो समझना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ने कल का सेशन रखा है जो है व्हाट वी से. सो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो. टिल देन एवरीवन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी.